इस वाले फिगर की अगर बात करें तो अगर हम P1 पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए P1 और P2 पॉइंट्स मिलके एक लाइन बन रही है। इस लाइन को हमें क्लिप करना है 3D क्लिपिंग मेथोडोलॉजी के थ्रू, और इस 3D क्लिपिंग को करने के लिए हम एक व्यूइंग वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ देखिए आपको एक व्यूइंग वॉल्यूम दिख रहा होगा, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का, जिसकी लेंथ विड्थ हाइट सब यूनिट है। तो यहाँ पे P1 पॉइंट का 6 बिट कोड डिफाइन करने के लिए हम जानते हैं लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, नियर एंड फार, ठीक है, नियर एंड फार, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए जो P1 पॉइंट है वो P1 पॉइंट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है। आप देख रहे हैं P1 पॉइंट जो हमारे राइट साइड में आ रहा है, इसलिए पहला बिट जो होता है वो लेफ्ट का होता है, ठीक है, दूसरा बिट राइट का होता है। तो देखिए पहले बिट पे 0 है, दूसरे बिट पे 1 है। और ये जो राइट वाला जो राइट वाला प्लेन है वो ना तो बॉटम में है ना तो टॉप में है, तो इसलिए बॉटम और टॉप के बिट भी 0 है। और ना तो ये फार प्लेन है ना तो ये नियर प्लेन है, इसलिए बाकी बिट भी 0 है। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड वाला बिट है वो 1 है। क्यों? वो बिट जो राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो P1 पॉइंट है वो राइट साइड वाले फेस की तरफ है। अब P2 पॉइंट की बात करें, P2 पॉइंट जो है, ये देखिए P2 पॉइंट आपका टॉप की तरफ आ रहा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो देखिए लेफ्ट साइड के लिए 1 है, राइट के लिए 0 है, बॉटम के लिए 0 और टॉप के लिए 1 है, ठीक है। इस तरह से हम कोड डिफाइन कर लेंगे P1 और P2 का। अब देखिए P1 और P2 इन दोनों के जो कोड है, जो 6 बिट कोड है, ये दोनों कोड 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन कंप्लीटली विजिबल नहीं होगी, ठीक है। ये लाइन हो सकता है विजिबल ना भी हो, और ये हो सकता है लाइन पार्शली विजिबल हो। ये पता करने के लिए हम दोनों पॉइंट्स का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर एंड करने पे ये बिट 0, रिजल्टेंट बिट अगर 0 हो जाती है, इसका मतलब इस लाइन को हमें क्लिप करनी है, और पार्शली क्लिप्ड लाइन ही हमें विजिबल होगी। तो अगर P1 और P2 पॉइंट के 6 बिट कोड को अगर आप एंड ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा रिजल्टेंट 6 टाइम्स 0 आएगा, ठीक है। यानी ये लाइन जो है पार्शियल विजिबल होगी। तो पार्शियल विजिबल कराने के लिए हमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस प्लेन का इस लाइन के साथ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस प्लेन का इस लाइन के साथ ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करना है। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करते ही हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जो इस लाइन के उन दो बिंदुओं से मिलकर जो नई लाइन बनेगी, वो लाइन ही हमें क्या होगी, आप अपने डिस्प्ले डिवाइस पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हम वही लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन को यूज करेंगे। इसमें से P1 और P2 को कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, P1 पे टाइम 0 मानेंगे, P2 पे टाइम 1 मानेंगे, और इसको यूज करते हुए हम इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करके हम नए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे और इस लाइन को क्लिप कर देंगे। तो इसमें देखिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज किया हुआ है, और इस पैरामीट्रिक इक्वेशन में ये कह रहा है कि न्यू पॉइंट जो हमारी लाइन है P1 और P2 से मिलकर बन रही है, तो जो नया पॉइंट होगा उस नए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो P1 प्लस P2 माइनस P1 इंटू यू। याद करिए जब लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन बताया तो उसमें आपको बताया था x इक्वल टू x1 प्लस डेल x इंटू टी। आपको बताया था x इक्वल टू x1 प्लस डेल x इंटू टी। तो यहाँ जो x है वो x पॉइंट P के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। पॉइंट P में 3 पॉइंट्स होंगे x, y, z। तो हम P की जगह या तो x लिख लें या y लिख लें या z लिख लें। अगर P की जगह x लिखेंगे तो P1 P2 की जगह भी x1 और x2 लिखेंगे। P की जगह अगर y लिखेंगे तो P1 P2 की जगह y1 और y2 लिखेंगे। P की जगह अगर z लिखेंगे तो P1 और P2 की जगह z1 और z2 लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो x इक्वल टू या एक्स एच इक्वल टू x1h प्लस x2h माइनस x1h इंटू टी की जगह यहाँ u यूज किया है, तो वो हमारा क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसकी लिमिट क्या होगी 0 से लेके 1 तक होगी। इस तरह से हम xh yh और zh निकाल लेंगे। लेकिन इस xh yh और zh को निकालने के लिए हमारे पास P1 और P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन उस इंटरसेक्शन पॉइंट का u नहीं पता है। तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट के u को फाइंड आउट करने के लिए
यहाँ पे देखिए u के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, u इक्वल टू x1h माइनस h1 अपॉन x1h माइनस h1 माइनस x2h माइनस h2। इसको यूज करके हम u फाइंड आउट कर लेंगे और इस u को पुट करके हम x, y और z की वैल्यू को इवेल्युएट करके हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, जो इस P1 और P2 से होके किसी प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, और उस प्लेन से इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करके फाइनली हम उस लाइन को क्लिप कर सकते हैं। ठीक है, रेडियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सब? 3D क्लिपिंग मेरे साइड से कंप्लीट हो गई है। आपको अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 3D क्लिपिंग यूजिंग कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग मैंने कंप्लीट कर दिया अपने साइड से। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट यूनिट 4 पे चल रहा हूं। अब थर्ड ईयर किसी का भी कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। थर्ड ईयर मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों तक? थर्ड ईयर किसी को कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ूं? अर्पित, अमृता, शुभम, परविंदर, कोई है? मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर नेक्स्ट यूनिट। पूछना है बेटा कुछ? नहीं तो क्लियर है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आज से हम तो एक बार वो बता दीजिए सर, पॉइंट कैसे निकलेगा इंटरसेक्शन वाला? अरे बताया तो यार। अच्छा देखो बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देके हाँ। बता दीजिए सर। एग्जाम्पल देके तो बेटा इस वाले में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा तो 2 लेक्चर निकल जाएंगे। एक्चुअली मैं तुम्हें एलिब्रेट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा देखो, ये फिगर दिख रहा है ना आपको? ये P1 और P2 से मिलकर जो लाइन बन रही है, यहाँ देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रही है। एक राइट वाले फेस पे कट कर रही है और एक टॉप वाले फेस पे कट कर रही है। ठीक है, तो सपोज करिए पहले हम राइट वाले फेस के कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे, तो राइट वाले फेस के कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो ये हम जानते हैं कि P1 पॉइंट पे जो टाइम होगा वो t इक्वल टू 0 होगा, यानी u इक्वल टू 0 होगा। और P2 पे जो टाइम होगा वो T2 इक्वल टू 1 होगा, यानी U2 इक्वल टू 1 होगा। कहने का अर्थ है P1 पॉइंट पे जो T1 है, ये T1 इक्वल टू 0 है, और P2 पॉइंट पे जो टाइम है T2 इक्वल टू 1 है। इसको आप U1 और U2 भी कह सकते हैं। मैं T1 T2 नॉर्मली यूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है टाइम को TC नोट डिनोट करना। तो अब मुझे सपोज करिए हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि ये लाइन जो है लेफ्ट वाले प्लेन पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी राइट वाले प्लेन पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और टॉप वाले प्लेन पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो राइट वाले प्लेन पे जब इंटरसेक्ट कर रही है तो हम सपोज करिए पहले हम राइट वाले के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं। पहले मैं इस राइट वाले का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो P1 के कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 हमें पता होंगे। इस P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 पता होंगे। P2 के कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 पता होगा। लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन बेटा, अब सपोज करो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y, z। ठीक है, तो पहले मान लीजिए आप x के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन अकॉर्डिंग x इक्वल टू x1
प्लस डेल एक्स इंटू टी, यही बताया था। यस सर। यहाँ पे मुझे T1 इक्वल टू 0 पता है, T2 इक्वल टू 1 पता है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का T नहीं पता है। अगर मुझे इस इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जहां राइट वाले प्लेन पे कट कर रहा है इसका T मिल जाए मुझे, सॉरी T0 नहीं है ये, अगर इसका T मुझे मिल जाए, इस T की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मुझे डेल एक्स पता है, यस सर। x1 भी पता है, x1 मतलब P1 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, यस सर। और टी जो है इस इंटरसेक्शन पॉइंट राइट प्लेन पे लाइन जहां कट कर रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट का टाइम किस टाइम पे कट कर रही है, ये टी अगर मुझे मिल जाए तो हम इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यस। ऐसे ही हम वाई के लिए करेंगे, ऐसे ही जेड के लिए करेंगे। यस। ठीक है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का टी यानी यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 माइनस h1 अपॉन x1 माइनस h1 माइनस x2 माइनस h2, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, देखिए u इक्वल टू एक फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम u फाइंड आउट करेंगे। और देखिए इस u यहाँ पे जो h1 और h2 यूज हुआ है यही हमें डिफाइन करेगा डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ देखिए लाइन जो है यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जब हम दूसरे वाले पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना स्टार्ट करेंगे उस समय P1 जो होगा हमारा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा P1 बन जाएगा, तो उस समय फिर हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से दो बार हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक बार इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए और एक बार इस टॉप वाले प्लेन पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके लिए। इस तरह से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करके इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। देखो एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है, ये इन थ्योरी में ही पूछेगा, आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 3D क्लिपिंग अगर न्यूमेरिकल दे देगा तो इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत 3D का हर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो 3D में न्यूमेरिकल बहुत कम ही आते हैं, 3D में ज्यादातर आपकी थ्योरी ही आती है। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट से एक न्यूमेरिकल बनता है, वो मैं बताऊंगा आपको। न्यूमेरिकल बस इतने ही आने हैं, ठीक है, बाकी थर्ड यूनिट से आपके सब थ्योरेटिकल पोर्शन ही आएंगे, तो वो आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर, थैंक यू। पढ़ना जहाँ नहीं समझ में आएगा मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़ाई तो स्टार्ट करो। ठीक है, अब जो है आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 आज से हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, और यूनिट 4 है हमारा कर्व एंड रिप्रेजेंटेशन। कर्व एंड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी वो लाइन के लिए थी, सर्कल के लिए थी, ठीक है, मतलब हमने कर्व से रिलेटेड अभी कुछ पढ़ा नहीं, कर्व से रिलेटेड हमने सिर्फ सर्कल ही पढ़ा है, बाकी कुछ ऐसा हमने अभी तक नहीं पढ़ा जो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में कोई भी कई पॉइंट्स को मिला करके हम एक कर्व बना दे रहे हो, उस कर्व की रिप्रेजेंटेशन, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर सपोज करिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, सॉरी किसी लाइन को बोल रहा हूं मैं, किसी कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें कई सारे पॉइंट्स को यूज करके ऐसे अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐसे मिलाते हुए ऐसे इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक फिगर अगर बनाऊं तो वो क्या कहलाएगा, एक कर्व कहलाएगा, कर्व कहलाएगा ना। तो बेसिकली कर्व है क्या, कर्व के लिए कह रहा है व्हेन वी स्टार्ट, देखिए जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट फॉर ड्राइंग ए ज्योमेट्रिकल फिगर,
जब हम किसी पॉइंट से एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं एंड एंड एट सम अदर पॉइंट, और किसी पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं विदाउट एनी गैप। विदाउट एनी गैप का मतलब क्या है? जैसे सपोज करिए मैंने ये एक ग्राफ बनाया, सॉरी ये एक कर्व बनाया और ये एक कर्व बनाया, दो कर्व दिख रहे हैं। इन दोनों कर्व में देखिए गैप है, ठीक है। इसको हम कंप्लीटली एक कर्व नहीं बोलेंगे, कंप्लीटली एक कर्व नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गैप है। गैप नहीं होना चाहिए। स्टार्ट सम पॉइंट एंड एंड सम अदर पॉइंट विदाउट एनी गैप। तो ऐसा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाएगा? ग्राफ कहलाएगा। कह रहा है व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट फॉर ड्राइंग अ ज्योमेट्रिकल फिगर and end at some other point without any gap, so what we get is called curve। जो शेप हमें मिलता है वो शेप क्या कहलाएगा? कर्व। जैसा कि यहाँ पे ये वाला फिगर देखिए, हम सारे पॉइंट्स को मिला रहे हैं और यहाँ पे कहीं भी ब्रेकेज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, और हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं और एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट एनी गैप। तो इस फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे, ठीक है। जिसमें हम एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए। याद रखिए, दो पॉइंट अगर यूज करेंगे तो एक लाइन बनेगी। हम दो से ज्यादा पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करने के लिए, जिसमें हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और किसी अनदर पॉइंट पर जाके रुक रहे हैं, और इस स्टार्ट और एंड के बीच में कोई गैप नहीं है हमारा। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने ऐसे स्टार्ट किया ग्राफ को और स्टार्ट करने के बाद यहाँ गैप दे दिए फिर आगे स्टार्ट करें, नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करने के बाद हम फाइनली एंड करेंगे, उसके आगे उस ग्राफ को ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन है, उन पॉइंट्स को यूज करके अगर हम कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके किसी अदर पॉइंट पर रुक रहे हैं, तो स्टार्टिंग और एंड के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करने से जो फिगर हमारे पास बन के आती है उस फिगर को हम बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? थर्ड ईयर हो ना सब लोग यहीं? यस सर। डेफिनेशन समझ में आ गई? कर्व की डेफिनेशन क्या है? ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो मैंने कहा कि कई सारे पॉइंट्स को मिला करके, चाहे वो पॉइंट फाइनाइट क्वांटिटी में फाइनाइटली हो या इनफाइनाइट हो, तो अगर मैं दो पॉइंट से मिलकर अगर एक लाइन को ड्रॉ करूं तो क्या लाइन भी एक कर्व होगी? डेफिनेटली लाइन भी अपने आप में कर्व है, लेकिन एक ऐसा कर्व है जिसको हम एक लीनियर मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइन भी एक कर्व कहा जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी हम दो पॉइंट्स यूज कर रहे हैं और उन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पे जाकर रुक रहे हैं, कहीं भी कोई गैप नहीं है, ठीक है। और इस ग्राफ, इस कर्व को भी हम मैथमेटिकली एक लीनियर इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए अपने आप में भी एक कर्व होगा। तो यहां कह रहा है इफ लाइन इज अ कर्व देन ऑल द ज्योमेट्रिकल फिगर जनरेटेड बाय लाइन आल्सो ए कर्व। तो अगर एक सिंगल लाइन कर्व है तो क्या एक से ज्यादा लाइनों को मिला करके जो ज्योमेट्रिकल फिगर हम बनाएंगे क्या वो भी कर्व होगी? डेफिनेटली वो भी एक कर्व होगी। एज द मैथमेटिक्स सेज ऑल द अबव फिगर्स आर कर्व। ये सारी की सारी फिगर जो ऊपर मैंने बनाई है, ये सारी फिगर भी क्या है? एक तरह से कर्व कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन हम अपने कर्व में इसको क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? इसलिए जैसे हम कह तो रहे हैं कि पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब भी एक कर्व है, लाइन भी एक कर्व है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे कर्व हैं कि हम इन कर्व को यूज करके कोई कॉम्प्लेक्स फिगर या कोई कॉम्प्लेक्स शेप को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैं अपना फेस का एक 3D एक इमेज ड्रॉ करना चाहता हूं ऑटोकैड में, ठीक है। तो इस अपने फेस का अगर मैं एक इमेज ड्रॉ करना चाहता हूं ऑटोकैड में 3D फॉर्म में,
तो क्या सिर्फ लाइन, स्क्वायर, क्यूब, सर्कल को यूज करके मैं ड्रॉ कर ले जाऊंगा उसको? रिप्लाई करिए। अगर नो सर। नहीं, क्यों? क्योंकि लाइन से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कई सारी लाइन को मिला के अगर हम कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते भी हैं तो उस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप हेक्सागोन को आप बहुत ज्यादा बेंड करेंगे तो हेक्सागोन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो जब जो लाइनों को यूज करके हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में स्मूथनेस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको बेंड नहीं कर सकते। जैसे मैं अपने फेस को जब ड्रॉ करूंगा तो देखिए मेरे नाक के पास से एक कर्व आएगा यहाँ जो बिल्कुल बेंड होगा, बेंड होकर फिर मेरे होठों के पास आएगा, फिर होठों के पास से होती हुई ऐसी बिल्कुल मतलब कई कई बार हम क्या कर रहे हैं, कर्व को कभी पीछे की ओर ढकेल रहे हैं, फिर आगे की ओर प्रेस कर रहे हैं, कई डायरेक्शन में उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कर्व में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कर्व में स्मूथनेस होनी चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें उस कर्व के शेप को रख सकें, और ये काम लाइन से बने हुए कर्व में हम नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, यानी लाइन को बना के अगर मैं लाइन को यूज करके अगर मैं जो कर्व बनाऊं तो उस कर्व से मैं दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। यानी हर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ग्राफ का एक यूनिक शेप, ग्राफ का एक मुझे डिफरेंट शेप चाहिए। वो हम कैसे पाएंगे? जैसे अभी जो लाइन को यूज करके जो हम ग्राफ बनाते हैं, उनका जो लीनियर, उनका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा? लीनियर होगा, क्योंकि लाइन को यूज कर रहे हैं। तो उस लाइन को मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो उस लाइन को जो इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? दो पॉइंट को मिला के अगर मैं एक लाइन बना रहा हूं तो दो पॉइंट्स मिलके बनने वाली लाइन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा। यस सर। होगा। इट्स लाइक y इक्वल टू mx प्लस c। तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या है? डिग्री 1 है, ठीक है। यानी दो पॉइंट को यूज करके हम सिर्फ एक डिग्री का इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही 3 पॉइंट यूज करके कोई अगर कर्व बनाऊं तो 3 पॉइंट को यूज करके बनने वाले कर्व का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्क्वायर के फॉर्म में होगा। 4 पॉइंट को यूज करके अगर मैं कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा वो क्यूबिक फॉर्म में होगा। वो भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी हम लाइन को यूज करके स्मूथ और फ्लेक्सिबल कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी अब हमें बेसिकली समझना होगा वास्तव में फिर कर्व हमें किस टाइप का कर्व चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। कह रहा है इन मैथमेटिक्स a curve is generally speaking an object similar to a line but that need to be straight, thus a curve is generalized of a line। जो कर्व है वो कर्व भी किससे बन रहा है? लाइन के जनरलाइज्ड फॉर्म से कर्व बन रहा है, ठीक है। इज दैट इट मे बी कर्व, जिसमें क्या हो? बेंडिंग पावर हो, जिसमें स्मूथनेस हो, ठीक है। इन मैथमेटिक्स अ कर्व इज जनरली स्पीकिंग एन ऑब्जेक्ट सिमिलर टू अ लाइन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कर्व जो लाइन की तरह है, बट दैट नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। लाइन की तरह है लेकिन वो लाइन की जैसा स्ट्रेट नहीं है। दस अ कर्व इज जनरलाइजेशन ऑफ अ लाइन। तो कर्व क्या है? लाइन को ही मॉडिफाई करके हमने कर्व बनाया। इज दैट इट मे बी कर्व, जिसमें बेंडिंग कैपेसिटी हो, जिसमें स्मूथनेस हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए सर्कल, ये सर्कल क्या है? ये जो सर्कल आपको दिख रहा है सर्कल कर्व है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक और आपको कर्व दिख रहा होगा, देखिए, जिसमें एक सर्कल के अंदर दो छोटे छोटे सर्कल हैं। ये जो फिगर है ये कर्व नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गैप आ गया है। देखिए पहला वाला फिगर, दूसरा वाला फिगर, तीसरा फिगर, इन सब में गैप आ गया। कर्व का मतलब कोई भी गैप नहीं होना चाहिए।
हम कई सारे तीनों पॉइंट्स, लेकिन अपने आप में तो कर्व होगा ना सर। अभी लेकिन यहाँ हम इस पूरे होल को एज्यूम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसकी बात करेंगे, सिर्फ बाहर वाले सर्कल की बात करेंगे, तो ये अपने आप में एक इंडिविजुअल कर्व है। अगर आप सिर्फ इस अंदर के इस छोटे वाले सर्कल की बात करेंगे, इस छोटे वाले सर्कल की, तो ये अपने आप में एक कर्व है। सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ये अपने आप में एक कर्व है। लेकिन अगर इस होल की बात करेंगे तो ये होल अपने आप में कर्व नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए कर्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ अंदर वाले इस छोटे वाले सर्कल की बात करिए, ये छोटा वाला सर्कल अपने आप में कर्व है, क्योंकि इस छोटे सर्कल को बनाने के लिए हमने कई सारे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को यूज किया, और उस पॉइंट्स को यूज करके हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरे पॉइंट पे खत्म किया, और स्टार्ट और एंड के बीच में कहीं भी कोई गैप भी नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या होगा, ये कर्व है। सेम चीज इस वाले सर्कल पे अप्लाई हो रही है, तो ये भी कर्व है। लेकिन अगर मैं इस होल फिगर की बात करूं, तो इस होल फिगर में देखिए, छोटे वाले सर्कल के भी पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स, सारे पॉइंट एक सेट के पॉइंट है ना, और उस सेट ऑफ पॉइंट्स को यूज करके हमने कई डिफरेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंट हमने एक तरह से फिगर प्लॉट किया। ठीक है, तो उस ओवरऑल फिगर को हम कर्व नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे ब्रेक आ गया है। ठीक है, और कर्व का मतलब ये होता है जहां पे कॉन्टिन्यूटी हो। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी आगे जब कर्व पे पहुंचेंगे तब चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी तुम्हें। बेसिकली हम ये क्यों कह रहे हैं कि दो कर्व का एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको कहेंगे कि हाँ ये होल एक कर्व है। अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको, वेट करिए थोड़ा। जैसे कर्व के और भी टाइप्स है, जैसे यहाँ देखिए ओपन कर्व है, इसको हम ओपन कर्व कहेंगे। ठीक है, ये क्लोज कर्व है, मुझे लगता नहीं है कि सब इतना डीपली बताने की जरूरत है, इसको आगे स्किप करता हूँ मैं। ये क्रॉसिंग कर्व है। ठीक है, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कर्व एंड डिफिनेशन ऑफ कर्व। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि लाइन भी अपने आप में एक कर्व है। हम सभी जानते हैं दो पॉइंट्स मिलकर के एक लाइन बनती है। ठीक है, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, यानी हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्म, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इक्वेशन लिख करके हम ये बता सकते हैं कि इस वाली लाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं कर्व की बात करूं, तो कर्व का डिफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कर्व को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में? लाइन को तो आपने रिप्रेजेंट, लाइन का एक्सप्रेशन आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल फॉर्म में, लेकिन कर्व, डिफरेंट टाइप के कर्व हैं, और डिफरेंट कर्व की अपनी स्मूथनेस है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कर्व को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमें कर्व पढ़ने से पहले कर्व की डेफिनेशन और उस कर्व का रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों आना बहुत जरूरी है। इस नोट्स में देखिए हम यही पढ़ भी रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है कर्व एंड रिप्रेजेंटेशन। कर्व बेसिकली क्या होता है उसकी डेफिनेशन जान लीजिए आप, और उस कर्व को मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आप उस कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे, वो रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि कर्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ तीन तरह की, अच्छा यहाँ पहले एक बार इसमें देख लेते हैं। कह रहा है इन कंप्यूटर ग्राफिक्स वी डेली नीड टू ड्रॉ और डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट फ्लैट। बहुत सही लाइन है, इस वाली लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है इन कंप्यूटर ग्राफिक्स वी डेली नीड टू ड्रॉ एंड डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें अपनी डेली लाइफ में ग्राफिक्स में डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स एंड शेप ड्रॉ करने होते हैं, लेकिन उन सभी ऑब्जेक्ट, वो सारे ऑब्जेक्ट और शेप जो है फ्लैट नहीं होते हैं। अगर वो फ्लैट होंगे तो हम एक लाइन से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो सारे ऑब्जेक्ट और सारे शेप जो है वो फ्लैट नहीं होते हैं, but have bends and dividends at most importantly smoothness।
उसके अंदर क्या है, बेंडनेस है, स्मूथनेस है, ठीक है, लाइक ह्यूमन फेस, ऑटोमोबाइल डिजाइन एंड मेनी मोर। अगर ह्यूमन के फेस को ही डिजाइन करने की अगर बात करें कि ह्यूमन का फेस जो है फ्लैट नहीं होता है, ठीक है, उसके फेस में, उसके फेस को बनाने के लिए जो जो हमें कर्व चाहिए, उस कर्व में स्मूथनेस है, बेंडनेस है, ठीक है। तो किसी भी फेस को हम फ्लैट सरफेस के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्मूथ वाला कर्व चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम कर्व की डिफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, ताकि हम किसी भी कर्वेचर टाइप के ऑब्जेक्ट को भी जिसमें स्मूथनेस हो, जिसकी सरफेस में स्मूथनेस हो, उसको हम किसी कर्व को यूज करके डिजाइन कर सकें। तो कह रहा है सो कंप्यूटर नीड टू कैलकुलेट और कंप्यूट ऑल कर्व्स सो दे कैन प्रोवाइड द स्मूथनेस इन कर्व। कंप्यूटर क्या करता है, उन सारे कर्व्स की कैलकुलेशन करता है जो उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, उसको प्रॉपर स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए